नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको बिजनेस न्यूज़पेपर्स में इंटरेस्ट है, बिजनेस आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उन्हें लेकर आते हैं, उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं और समराइज करके आपको बता देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इनका इफेक्ट है। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। ये है आरबीआई की रिपोर्ट। ठीक है। एवरी सिल्वर लाइनिंग हैज अ क्लाउड, ये कोट बोला है इन्होंने। और आरबीआई की रिपोर्ट, ठीक है, एज राइज इन वेजिटेबल प्राइसेस हॉल्स डिसइंफ्लेशन। यस। सो यहाँ पे एक चीज बहुत परेशान कर रही है, ठीक है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। एंड वो चीज है क्या? वेजिटेबल प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन का पार्ट जो होता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। हम महंगाई दर काबू नहीं कर पा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू आवर फूड इन्फ्लेशन। जो शार्प राइज हुआ है अभी वेजिटेबल प्राइसेस में, आप जानते होंगे जो भी लोग सब्जियां अभी खरीद रहे हैं कि वेजिटेबल प्राइसेस कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं इस वक्त। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसइन्फ्लेशन का प्रोसेस रुक गया है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर बढ़ना, और महंगाई दर के बढ़ने को कम करना जब हम प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन इज जब आप महंगाई दर को कम करते हो। तो अभी फिलहाल महंगाई दर मान लीजिए 5 से 5.5 के बीच में है, परसेंट के बीच में। हम इसे लाना चाहते हैं नीचे, हम इसे लाना चाहते हैं 4% पे। ठीक है। तो हम इसे नहीं ला पा रहे हैं। तो टॉवर्ड्स 4% टारगेट, देखिए यहाँ लिखा भी है। तो आरबीआई के जो मंथली रिपोर्ट आई है, मंथली बुलेटिन, उसमें ये रिलीज किया गया है। एक आर्टिकल था स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, आप जाके पढ़ भी सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे, जिन्होंने कहा कि फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज फार फ्रॉम ओवर। यस, जो फाइट है, हमारी लड़ाई है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, अभी बहुत दूर है, बहुत लड़ाई बाकी है एंड अभी तो खत्म नहीं होने वाली। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है हमारे लिए। अगर आप देखें, रिपोर्ट ने एम्फसाइज किया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है शुड स्टे द कोर्स ऑन अलाइनिंग इन्फ्लेशन टू द टारगेट। यस, जो भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बता दूं कि हम ब्याज दर को बढ़ा के रखना चाहते हैं, घटा के रखना चाहते हैं, किस तरीके से हमारे इंटरेस्ट रेट्स को हम कंट्रोल करना चाहते हैं और चेंज करना चाहते हैं। ये किस पे डिपेंडेंट रहेगा? ऑफ कोर्स हमारे इन्फ्लेशन टारगेट्स पे। इन्फ्लेशन टारगेट क्या और अभी क्या चल रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% हिट करना ही चाहिए जिससे पहले कि कोई पॉलिसी स्टांस ली जाए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ बोली उन्होंने स्टॉक मार्केट वालों के लिए। देखिए, जो भी स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं या फिर वो लोग जो आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट में सिर्फ नहीं करते, लोन्स भी है उनके ऊपर, उन दोनों के लिए अच्छी एक कह सकते हैं रिलीफ वाली बात है कि आरबीआई कह रही है कि हम उससे पहले भी ब्याज दर कम कर सकते हैं, तो आपके सारे लोन के जो कॉस्ट हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कंपनीज में, तो उन कंपनीज ने भी लोन ले रखा है तो उनका कॉस्ट कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेटा फॉर जून 2024 शो कर रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये टिक्ड अप, ये ऊपर जा चुका है आफ्टर 3 consecutive months ऑफ मॉडरेशन। 3 consecutive मंथ मॉडरेशन देखने को मिला, ठीक है, अच्छा था। एंड इसके बाद अब क्या दिख रहा है कि ये ऊपर जा चुका है। एंड वेजिटेबल प्राइसेस इसके एक बहुत बड़े रीजंस हैं कि वेजिटेबल प्राइसेस अगर आप देखें तो 100-100 रुपए किलो हो गई है कुछ सब्जियां इस वक्त। तो ओवरऑल डिसइन्फ्लेशन जो है ये इसलिए रुक गया है यहाँ पर। हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर बाय ईयर ओवर ईयर चेंजेस इन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें आपको। एज अप टू 5.1% इन जून फ्रॉम 4.8%। यहाँ पे बात हो रही है हेडलाइन इन्फ्लेशन की। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें ना, 2024 और 23 को कंपेयर करें, 23 और 22 को कंपेयर करें, तो ओवरऑल एज अप टू 5.1% इन जून। तो यहाँ पे भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 5.1% आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, जो पिछले साल जून में 4.8% था। फूड इन्फ्लेशन की बात करूँ मैं, तो ये 8.4% हो चुका है फ्रॉम 7.9%। ये बहुत ही ज़्यादा है। एज पॉजिटिव प्राइस मोमेंटम मोर देन ऑफसेट ऑफ फेवरेबल बेस इफेक्ट। तो यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन तो सेम ही है, कोर इन्फ्लेशन 3.1% रहा है और हमें ये परेशान भी नहीं कर रहा इस वक्त। आते हैं अगले आर्टिकल पर। रुपी सेटल्स, रुपी करेंसी की हम बात कर रहे हैं, हमारे रुपए की। रुपी सेटल्स फ्रेश क्लोजिंग लो ऑफ 83.66 अगेंस्ट डॉलर्स। रुपए की वैल्यू अगर आप देखें तो एक नए लो पर आ चुकी है, और यह है 83.66 अगेंस्ट डॉलर। रुपी सेटल्ड हुआ है नए क्लोजिंग लो पर। एंड यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन एक बताया जा रहा है, वो है टू द बॉन्ड
greenback greenback and overnight rise in crude oil prices said that dealers. अब मैं बता दूं, दो चीजें यहाँ पे बताई गई। सबसे पहले क्या, बॉन्ड ग्रीनबैक मतलब ग्रीनबैक हम डॉलर को बोलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड डॉलर में बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। बॉन्ड है मतलब स्ट्रॉन्ग डॉलर की वजह से रुपया कमजोर हो गया। एंड यहाँ पे ओवरनाइट क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ गए। तो क्रूड ऑयल के दाम जब भी बढ़ते हैं ना, क्या होता है कि हमें फिर और डॉलर खरीदना पड़ता है और ज्यादा डॉलर में पे भी करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो क्या हो रहा है कि रुपए की वैल्यू और ज़्यादा गिर जा रही है, क्योंकि अब अगर डॉलर और सॉरी क्रूड ऑयल और महंगा हो गया तो हमें और ज़्यादा डॉलर्स भी खरीदने पड़ेंगे। Rupee traded weak by 8 पैसा to 83.66। 8 पैसा गिरा है यहाँ पे। एंड ड्रिवन बाय वॉलेटिलिटी ट्रिगर्स। वॉलेटिलिटी का मतलब सिंपल होता है कि जब बड़े रेंज में कोई चीज ट्रेड करने लग जाए, ऊपर नीचे बहुत ही स्पीड से, तो ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटीज की वजह से भी, तो जो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड था इंडियन मार्केट में, उसके बावजूद रुपया कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे इसके और भी रीजंस बता रहे हैं इस आर्टिकल में, जैसे एक यूएस चाइना ट्रेड जिटर्स, ये तो आप जानते हैं। और अब तो चाइना ईयू जिटर्स भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी चाइना के प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं, विच में राइज अगेन विथ ट्रम्प्स री इलेक्शन। अगर देखिए ट्रम्प वापस आ गए ना, तो चाइनीज फिर से टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प ही वो रीजन है जिसकी वजह से इनके बीच का जो ट्रेड वॉर है ये शुरू हुआ। और अब अगर ये आ गए तो भाई हमें देखना पड़ेगा कि चाइनीज किस तरीके से टैकल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रम्प को टैकल करना वोंट बी इजी फॉर चाइनीज। एंड यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने देखा, ये ऐड किया है इस आर्टिकल में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स और इंटरवेंशन है, इसकी वजह से रुपी स्टेबल है अभी। अगर आप देखिए रुपया बहुत कमजोर होने लग जाए ना, तो आरबीआई क्या करती है कि डॉलर सेल करने लगती है और रुपया बाय करने लगती है। इसीलिए आरबीआई के पास देखिए $650 बिलियन के रिजर्व्स भी हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमें उसकी जरूरत है तुरंत, बट हम इस तरीके से अपने करेंसी को सपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छे खासे डॉलर्स पड़े हैं तो उन्हें बेचकर या खरीद कर। तो डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा था हायर बाय 0.09। डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है कितने पे, 103.83 पे। डॉलर इंडेक्स का मतलब भी बता देता हूं मैं आपको, ये सारी चीजें याद रखिएगा। मान लीजिए 5 करेंसीज है, ठीक है। 5 करेंसीज में क्या क्या आ गई, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, ठीक है। उसके अलावा इंडियन करेंसी की आईएनआर, उसके अलावा चाइनीज रख देते हैं हम, जापानीज येन रख देते हैं, ठीक है, कैनेडियन डॉलर रख देते हैं। अब क्या होगा, इन पांचों के अगेंस्ट, ठीक है, एक बास्केट बना दिया अगेंस्ट डॉलर। तो डॉलर के अगेंस्ट ओवरऑल ये पांच अभी चल रही है कितने पे, 103.38 पे। और कितना है, ये डॉलर इंडेक्स बढ़ चुका है 0.09। तो ओवरऑल डॉलर इन सबसे मजबूत हो गया है, ठीक है। तो बास्केट ऑफ करेंसी के अगेंस्ट डॉलर से कंपेयर किया जा रहा है कि डॉलर इस वक्त कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, या कितना वीक है, आपको ये पता चल सके। तो डॉलर रुपी ट्रेड में क्या होता है ना, कि डिमांड डेली या तो ऑयल कंपनी से आती है, ऑयल कंपनीज अच्छा खासा डॉलर खरीदती है इंडिया में, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट डेट पे करती है, डिफेंस के लिए आता है, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यही लोग हैं मेजरली जो डॉलर खरीदते हैं, ठीक है, और रुपया बेचते हैं यहाँ पे। तो थर्सडे को डिफेंस डील था जिसे ज्यादा लेके गया, तो आरबीआई ने यहाँ पे इंटरविन भी किया, ठीक है। एंड रुपी यहाँ पे डेप्रिशिएट किया 0.3% इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इस साल रुपया नीचे ही चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप देखें 0.3% कमजोर ओवरऑल। डिसइन्फ्लेशन हैज बीन ग्रजिंग एंड अनइवन सेज द आरबीआई रिपोर्ट। तो उसी रिपोर्ट को जब अभी हम पढ़ रहे थे आरबीआई के बारे में, तो अच्छा देखिए आज आरबीआई से रिलेटेड काफी चीजें पढ़ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। ऐसा यूजुअली डेली नहीं होता। सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से आरबीआई की रिपोर्ट आई है, जो उसके वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं, कि डिसइन्फ्लेशन ना हो नहीं पा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ओवरऑल फ्यूल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल, ये सब तो फिर भी ठीक चल रहे हैं अभी एक साल से, लेकिन वेजिटेबल प्राइसेस कंट्रोल ही नहीं हो रहे, ठीक है। और वेजिटेबल प्राइसेस क्या आरबीआई कंट्रोल कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती आरबीआई, ये काम गवर्नमेंट का ही होगा अगर इंटरवेंशन होगा कोई पॉलिसी या किसी सब्सिडी के थ्रू। क्योंकि आप ये देखिए आरबीआई सब्जियों के दाम कैसे कम करे। आरबीआई इंटरेस्ट रेट को अगर 10% भी कर देगी, तो क्या सब्जियों के दाम कम हो जाएंगे? सोचने वाली बात है, राइट। इंटरेस्ट रेट आरबीआई क्यों बढ़ाती है, आप ये सोचिए। इंटरेस्ट रेट आरबीआई इसलिए बढ़ाती है क्योंकि लोग ना पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो ओवरऑल मार्केट में पैसा कम हो जाता है, ठीक है। लोग लोन भी कम लेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो ओवरऑल स्पेंडिंग कम करेंगे। मार्केट से जब पैसा कम हो गया ना, तो क्या हुआ, लोग अब सोच समझ के पैसा खर्च करेंगे। पैसा मार्केट में ज्यादा हो गया तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे। सिंपल एक नॉर्मल लॉजिक है ये, है ना। अब सोचिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरबीआई ने मार्केट से पैसा तो कम कर दिया, लेकिन भाई सब्जी तो आदमी लेगा ही। सब्जी तो ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा। और सब्जी की अगर सप्लाई ही कम है ऑलरेडी, तो फिर ये भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा तो नहीं है कि टमाटर की डिमांड ज्यादा हो जा रही है इस बार, इसीलिए टमाटर महंगे हैं, नहीं।
टमाटर लोग पिछले साल जितना खा रहे हैं उतना ही खा रहे हैं इस बार भी। लेकिन ओवरऑल हमें सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे मानसून हो, चाहे हार्वेस्ट हो, इस बार का जो भी इश्यूज़ हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्ट रेट को 20% भी कर देंगे, 30% भी कर देंगे, तब भी सब्जियों के रेट नहीं घटने वाले हैं, ठीक है? तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है ना आरबीआई के पास, जहाँ आरबीआई कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ वेट कर सकता है और प्रार्थना कर सकता है भगवान से, दैट्स इट। तो ये यहाँ पे आप देखिए आगे क्या लिखा है, ये तो खैर हमारा कंटेंशन है। डिसइन्फ्लेशन हमें इट हैज़ बीन ग्रजिंग एंड अनइवन, ठीक है? अनइवन चल रहा है, कभी बहुत बढ़िया हो जा रहा है, कभी बेकार हो जा रहा है। हेडलाइन इन्फ्लेशन 5% तक हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है? टारगेट कितना है? 4% का है, राइट? ओवरऑल। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि जो फूड प्राइस, जो वेजिटेबल प्राइसेस शॉक्स है ना, ये ट्रांजिटरी है। इट डज नॉट सीम टू बी बॉर्न आउट बाय एक्चुअल एक्सपीरियंस ओवर द पास्ट ईयर, ठीक है? ये जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है ना हमारा पास्ट ईयर में, इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि जो फूड के जो प्राइस शॉक आ रहे हैं वेजिटेबल्स के, ये आप कह सकते हो कि ट्रांजिटरी है। टू लॉन्ग अ पीरियड फॉर शॉक टू बी टर्म्ड एज ट्रांजिटरी। यस, ये शॉक्स बहुत, मतलब शॉक ऐसे होते हैं कि छोटे पीरियड के लिए होते हैं, ऐसा नहीं ना कि 2 साल शॉक हो रहा है आपको, राइट? तो बहुत लंबा पीरियड हो गया है कि फूड प्राइस ऐसे इस तरीके से बढ़े जा रहा है, इतने बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं। कभी प्याज आप देखते हो 150 रुपये 200 रुपये किलो हो जाता है, कभी टमाटर 100 रुपये हो जाता है, कभी ये जो शॉक्स है ना, एकदम कंसिस्टेंटली आ रहा है। तो इसको शॉक नहीं बोलेंगे, ये अब नॉर्मलाइज करना पड़ेगा हमें, ये ट्रांजिटरी नहीं हो सकता इनका, ये कहना है, ये कंटेंशन है इनका। तो जो डोमिनेंस है फूड प्राइसेस का शेपिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन में और हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस में, रिपोर्ट ने वार्निंग दी है कि अगर आप फूड प्राइस प्रेशर को देखते रहो अक्यूमुलेट करके, तो ये हमारे इन्फ्लेशन को ओवरऑल, हमारे इन्फ्लेशन के आउटलुक को खराब कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये थ्रेटन कर रहा है आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन इन फॉर्म ऑफ स्पिल ओवर्स टू वेजेस, रेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है ना हमारे आरबीआई की, देखिए ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि ये लोग भी कुछ ऐसा खास स्टेप क्या लेंगे, राइट? यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज़ टू कम एंड इंटरफेयर, क्योंकि आरबीआई हमारी पॉलिसीज नहीं बना रही है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, व्हेन इट कम्स टू क्रॉप्स प्रोडक्शन, या फिर एमएसपी, या जो भी जितनी चीज़ें, ये सारे ये काम हमारी गवर्नमेंट का है, नॉट दी आरबीआई। तो यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से, ठीक है, ये कंट्रोल होता है। और यहाँ पे कॉशन दिया गया, एक और वार्निंग दी गई कि जो हमारे शॉर्ट रन गेन्स है ना, जो छोटे टाइम फ्रेम में हम बढ़िया एक ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं और छोटे टाइम में जो हमारा फायदा करना चाहते हैं, इसकी वजह से हमारे मॉनेटरी पॉलिसी की ना क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा आरबीआई से। अगर ये ऐसा रहा तो ठीक है, तो हमें बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच के, भले ही शॉर्ट टर्म में पेन सहना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म बेटर डिसीजंस ही लेने पड़ेंगे। तो ओवरऑल अगर आप बैंकिंग सेक्टर की रिपोर्ट भी देखें ना, तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में एक बात आ रही है कि ओवरऑल लोग ना सेविंग्स डिपॉजिट कम कर रहे हैं, ठीक है? बट यहाँ पे ये देखने को मिला कि इस बार ये कहा जा रहा है कि बॉटम आउट हो गया है 39 to 40% रेंज में, जो 44% था पहले। तो ये जो डिक्लाइन है, इट इज लाइकली टू स्क्वीज बैंक्स नेट मार्जिन्स फॉरवर्ड। देखिए, अब जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालते हैं, बैंक उसी को लोन दे देता है और उससे ढेर सारे पैसे कमा लेता है, ठीक है? बिल्कुल सिंपल, बैंक का काम सिंपल है। बैंक कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, राइट? बैंक के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है या कोई ऐसा सर्विस नहीं है जो आपको बेच रहा, आप खरीद रहे हो उससे। वो आपका पैसा रख लेता है ताकि आपको घर में ना रखना पड़े, ठीक है? इतना पैसा आप घर में नहीं रख सकते, और वही पैसा वो दूसरों को काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे दे देता है लोन पे, और वो पैसे कमा लेता है, दैट्स इट। सो यहाँ पे क्या इशू है, लोगों ने सेविंग्स में पैसे ही डालने कम कर दिए, तो ऑफकोर्स बैंक लोन भी कम दे पाएगा, और लोन कम दे पाएगा तो यहाँ पे उनके मार्जिन भी में भी इशू होगा, ठीक है? तो ये एक रिपोर्ट आरबीआई की आई है अभी, और इससे पहले भी आई थी एक्चुअली। अगर आप देखिए पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसके पिछले वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी चीज़ें डिस्कस होती आई है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये है एक एडिटोरियल, ठीक है? और ये है, कह रहा है कि इन्वेस्टिंग इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की यहाँ बात हो रही है, एंड आर&डी विल हेल्प लोअर इम्पोर्ट डिपेंडेंस। इम्पोर्ट डिपेंडेंस ना बहुत बड़ी है हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही मदद हो पाएगी। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि हाँ भाई 2-3 महीने का टाइम है, जरा रिसर्च करके ना ये टेक्नोलॉजी बना दो, नहीं, सालों लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है। इसीलिए रिसर्च में ना कब्जा है वेस्टर्न कंट्रीज का, क्योंकि एक तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही रिसर्च में बहुत खर्च किया, जिसका फायदा उन्हें काफ़ी बाद में जाके हुआ, बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। और एक बार एक एडवांटेज मिल जाए ना, फिर वो एडवांटेज जल्दी से जाता नहीं।
आप अगर रिसर्च में जितना लेट शुरू कर रहे हो ना आप रिसर्च में, उतना ही पीछे होते जाओगे। तो इंडिया का जो एम है 45% रिडक्शन इन एमिशन, यस CO2 एमिशन की मैं बात कर रहा हूँ। जो CO2 एमिशन है ना हमारे, सबसे पहली लाइन में देखिए ये इंटेंसिटी 2030 तक हमारा टारगेट है कि 45% हम कम कर दें, ठीक है, एंड कट कर दे एमिशंस टू नेट जीरो बाय 2070 हिंजेस। 2070 तक तो जीरो तक करना है। तो कंट्री ने ऑलरेडी पोजीशन कर लिया है अपने आप को कि हम दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स हैं ग्लोबली, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे ई रिक्शा हो, इलेक्ट्रिक बाइक हो, स्कूटी हो या फोर व्हीलर्स हो। बसेस चल रही है हमारे टाउन में जो इलेक्ट्रिक बसेस है। तो अपने पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया, उनका रिसेंटली एक डिटेल रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ऑगमेंट करना है, मतलब बढ़ावा देना, किसी चीज को ऑगमेंट करना मतलब आगे लेके जाना, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनानी होगी स्पेसिफिकली ई मोबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको वाइडर अडॉप्शन चाहिए, मतलब हर आदमी वाइडली यूज करे इसे, जैसे कि चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अमीर हो, किसी भी तबके का हो, वो इन वेरियस डिफरेंट फील्ड्स, अलग प्रोफेशंस। तो यहाँ पे हमें इंडिजिनस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाना पड़ेगा। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मतलब जहाँ हम स्टोर करके रख पाए एनर्जी को बैटरीज में, और जनरेशन करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी का। ये कोयले और थर्मल पावर को छोड़ के जो हम कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं कोयले से, हमें हाइड्रो, सोलर, विंड, इन जगहों पे स्विच करना होगा। तो यहाँ पे ताकि हम अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फीड कर सकें और सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज करें और रिसाइकलिंग पे भी फोकस करें। तो हर जगह हमें क्या चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो डेटा रिलीज हुआ है अभी बाय फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, एनुअल ईवी सेल्स इन इंडिया, ये बढ़ के हो गया 1.75 मिलियन यूनिट्स। 40% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, ठीक है। तो ग्रोथ ईवी मार्केट में जो हुआ है, ये नेशनल ऑटो पॉलिसी 2018 के काफी हेल्प मिली इसमें। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, ये गवर्नमेंट के प्लान्स हैं। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम 2 बहुत फेमस है, फेम 1 भी आया, बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ऑटोमोबाइल्स का, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा डिमांड भी हमें देखने को मिला। तो जो हमारा EV30 टारगेट है ना, इसमें क्या कर रहा है, इंडिया चाहता है कि ईवी का शेयर रजिस्टर्ड प्राइवेट कार्स में 30% हो जाए। 30% गाड़ियां जो बिके ना ऑल ओवर इंडिया में, ओवरऑल जो गाड़ियां बिके वो ईवी हो, और बसेस में तो 40% हो जाए, ठीक है, और कमर्शियल कार 70%, यस, इन 2 and 3 व्हीलर में 80%। इतने एम्बिशियस टारगेट है इंडिया के भाई। 2030 6 साल बाद ही है, तो एक कंट्री के लिए 6 साल कुछ नहीं होते। 6 साल में आदतें नहीं बदलती लोगों की इंडिविजुअली, तो पूरे देश की बदलना, और पेट्रोल और डीजल से और नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिक पे ले जाना वोंट बी अ वेरी सिंपल चैलेंज, बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा ये। तो यहाँ पे हमें डोमेस्टिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। हमारे सप्लाई चेन अभी वीक है, ठीक है। मैं आज मैन्युफैक्चरिंग करने बैठ जाऊंगा तो जो चीज़ें चाहिए मुझे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो हमारे पास अभी इनएडिक्वेट है ही नहीं। चाइना से मंगवाना पड़ता है। चाइना से जब मंगवाओ तो उस पर 100% टैक्स भी लग जाते हैं कई चीज़ों पे, कुछ चीज़ों तो अलाउड ही नहीं है इम्पोर्ट करना, बहुत ही महंगा लेना पड़ता है कहीं और से, ठीक है। तो ई मोबिलिटी सेक्टर में हमें डोमेस्टिक रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा। इसके लिए पैसे भी बहुत चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक ऑल्टरनेटिव है टू लिथियम, ठीक है, as an alternative to lithium, 70% of which is imported from China. Reports suggest exploration of novel cell chemistries like sodium ion and lithium air and aluminum air and lithium sulfur. जैसे सोडियम आयन बैटरीज ऑलरेडी जर्मनी वगैरह में चल रही हैं, ठीक है। रिसर्च इन पे काफी एडवांस स्टेज में हो चुकी है, अब तो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और चाइना में भी सोडियम आयन बैटरीज आ चुकी है जहाँ लिथियम की जरूरत नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास लिथियम नहीं है, चाइना के पास ही लिथियम है तो हम नहीं करेंगे ग्रो। हमें रिसर्च करना होगा, ऑल्टरनेटिव्स निकालने होंगे, राइट। तो रिपोर्ट एस्टिमेट कर रहा है कि करीब 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन 30 to 34 क्रूशल एरियाज इन ई मोबिलिटी। सो यस, दिस विल बी आर रिक्वायरमेंट, 1200 करोड़ रुपए जो हमें यहाँ खर्च करने होंगे ताकि हम सस्टेनेबली काम कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।